हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। एक वीडियो है और ये वीडियो मेजर गौरव वारिया जी की है, जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउ टू फिक्स चाइना एंड पाकिस्तान परमानेंटली। सो ये वीडियो है और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियो आ गई है, सो अभी आई ही है, सो हमने सोचा कि इस पर वीडियो हो जानी चाहिए। सो बिना देरी के चलते सो वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप पाकिस्तान को पहले ठोक देते तो कारगिल होता ही नहीं। आप इंतजार मत करिए कि लड़ाई होगी, जंग होगी, चीन जंग छेड़ेगा, पाकिस्तान जंग छेड़ेगा, तब आप इनको ठोकते रहिए। आप घास काटते रहिए, घास उगेगी उसके पहले आप इसको काटते रहिए। आप चाहते हैं कि आपके घर में अगर शांति हो, आपका परिवार शांति से रहे, तो दूसरे मुल्क का घर जलना चाहिए, वरना आपके घर में कभी शांति नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है। अगर आप चाइना के अंदर दिक्कत डाल देते पहले से, अगर आप चाइना के अंदर पहले प्रॉब्लम डाल देते तो चाइना अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता, आपके बॉर्डर पे आके वो आंखें नहीं दिखाता आपको। अगर आप पाकिस्तान के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स डाल देते, पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिज्म डाल देते, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा कि वहां पे सिंधु देश, बलोचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल वाले, वहां पे पश्तून, इतने हथियार आप डाल देते पाकिस्तान के अंदर, इतने ज्यादा हथियार बारूद डाल देते, तो क्या पाकिस्तान कश्मीर के बारे में सोच पाता? पाकिस्तान का एक ही इलाज है, हर गली मोहल्ले में वहां पे कश्मीर बना दो, हर गली मोहल्ले में। पाकिस्तानियों को यह पता लगना चाहिए कि उसने जो कश्मीर में करा है उसका कितना भारी दाम उसको देना पड़ रहा है। उस मुल्क का वजूद खत्म हो जाए, उस दिन आपके मुल्क में शांति होगी। सिर्फ 8 से लेकर 9,000 वीरगति को प्राप्त हुए हैं जंग में। उसके अलावा जिसको हम शांति काल बोलते हैं, पीस टाइम, यह है शांति काल आपका, जहां पे हर दूसरे दिन या तो हरी वर्दी वाले को गोली लगती है या फिर खाकी वर्दी वाले को लोग, ये आपका शांति काल है। 3-4 दिन पहले 2 पुलिस वाले मारे गए, अब आपको खबर आ जाएगी। कश्मीर में फौजी शहीद हो गए, ये शांति काल है आपका। और ये पता शांति काल क्यों है? ये सो कॉल्ड कोट अनकोट शांति काल दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि यू आर अ नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी, क्योंकि आप गांधीवादी हैं, क्योंकि भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं करा। तो खुश रहिए अपनी इस गलतफहमी में और दुश्मन आपको ठोकता रहेगा। वरना अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति हो, तो उसके घर में क्रांति होना बहुत जरूरी है। जिस दिन उसके घर में क्रांति हो जाएगी, आपके घर में शांति हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि फौरी तौर पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना किस तरीके से स्टेटस को एंटी की बात हुई। स्टेटस को एंटी यानी कि जो चीन ने फॉरवर्ड पोस्चर लिया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और फिर इंडियन आर्मी ने भी मजबूरन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फॉरवर्ड पोस्चर लिया, तो बात यह हुई कि स्टेटस को एंटी यानी कि अप्रैल 2020 से पहले जो हम लोगों की पोजीशन थी वहां पे लोग चले जाएंगे। तो इंडियन आर्मी भी पीछे हटी है और हमसे तेज चीनी आर्मी पीछे हटी है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहले यह समझने की जरूरत है दोस्तों कि चीन आया क्यों सामने, और इसके कई कारण भी हैं, लेकिन मैं 4-5 आपको कारण बता दूं कि सबसे पहले तो चीन को ये लग रहा था कि साहब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको दूसरा टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप से कुछ खासा ही खौफ खाता है चीन, क्योंकि अनस्टेबल समझते थे चाइनीज उसको कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किसी को कुछ नहीं पता। पहली बात है। दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना को डर लग रहा था क्वाड से, और क्वाड ऑपरेशनल हो रहा था। क्वाड यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनकी नेवीज लगभग साउथ चाइना सी, जो ट्रेड रूट्स हैं चाइना की, वहां पे एक्टिव हो रही थी। तीसरा कारण, कोरोना वायरस की वजह से चाइना की दुनिया भर में थू-थू हो रही थी, और शी जिनपिंग को लग रहा था कि उसका साम्राज्य जो है वो कमजोर हो रहा है, जो आज भी हो रहा है बाय द वे। और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि कहीं ना कहीं चीन को ऐसा लग रहा था कि इंडिया को प्रॉप अप करा जा रहा है, इंडिया को ऊपर उठाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, कि भारत जो है चीन को आंखें दिखाए और एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स, क्योंकि चीन सुपर पावर है एशिया का, तो इंडिया को भी ऐसा उठाया जाए कि इंडिया चीन के खिलाफ एक दूसरा, जिसको कहते हैं कि दूसरा बॉक्सर या दूसरा कोई बड़ा तगड़ा पहलवान खिलाड़ी एशिया के रीजन में खड़ा हो जाए। तो उसने बोला कि अगर हम इंडिया को टांग देंगे, अगर इंडिया को हम हरा देंगे जंग में, तो फिर
एक बार फिर से चीन की हुकूमत बैठ जाएगी, फिर दुनिया भर को एक मैसेज मिल जाएगा कि चाइना से आपको पंगा नहीं लेना, चाइना से दो कदम दूर रहना है। अब दोस्तों हुआ ये कि चीन आया वहाँ पे। चीन किस तरीके से आया, आपने वो इमेजेस देखी होंगे ना, सैटेलाइट की इमेजेस जहाँ पे टेंट वेंट दिखाई थे। जब भी लड़ाई होती है दोस्तों तो ऐसे कोई नहीं आता, कोई टेंट नहीं लगाता खुले में, कोई अपने टैंक्स आर्मर्ड व्हीकल्स कोई खुले में नहीं छोड़ता। उसका कारण है, आपने 100-200 टैंक खुले में छोड़ दिए। अगर इंडिया यहाँ से आर्टिलरी शेलिंग करता, यानी कि अपना तोपखाना खोल देता, तो उनके जितने भी टैंक्स हैं ना उनका हलवा बन जाता। और अगर एक एयर बर्स्ट मार देता, जिसमें एयर बर्स्ट वो होता है जिसमें कि एक पूरा जो बॉम्ब है आता है और वो हवा में फटता है, ज़मीन पे लग के नहीं फटता, वो हवा में फटता है, कुछ खास एक ऊंचाई पे जाके फटता है। उससे नीचे के नीचे जितने भी इन्फेंट्री के ट्रूप्स थे, पैदल सेना थी चीन की, वो साफ हो जाती। चीन कभी जंग करने आया ही नहीं था। जो गलवान की हम बात सुनते हैं, दौलत बेग ओल्डी की बात सुनते हैं, या फिर देप्सांग और भी मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, इन सब की हम बातें सुनते हैं ईस्ट लद्दाख में। चीन कभी लड़ने आया ही नहीं था भारत। चीन आया था कोअर्सिव मिलिट्री डिप्लोमेसी करने, आंखें दिखाने, भारत को कोट अन कोट उसकी औकात दिखाने के लिए। अब हुआ ये कि औकात चीन को दिख गई। गलवान हुआ, आप लगा लीजिए तकरीबन 15 जून 2020 को गलवान हो चुका था। जुलाई अगस्त उसके बाद जो कैलाश रेंजेस हैं उसके ऊपर इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया। कैलाश रेंजेस जो हैं दोस्तों वो चाइना में नहीं है, वो इंडिया के अंदर हैं, लेकिन इंडिया ने खाली छोड़ रखे थे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। क्योंकि हर एक पहाड़ के ऊपर आप फौजी नहीं बैठा सकते, वहाँ पे तो हज़ारों लाखों पहाड़ की चोटियाँ हैं। ना आपके पास इतनी फौज है, ना चीन के पास, ना अमेरिका के पास। दुनिया के अगर सारी फौजों को मिला लें फिर भी आप पूरे लद्दाख की चोटियों पे लोगों को नहीं बैठा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो भारत ने भी नहीं बैठाया। लेकिन चाइना की है कि मोल्डो गैरिसन, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी साहब, जिसकी हाल ही में जो कोर कमांडर 10th कोर कमांडर की टॉक्स हुई थी मोल्डो गैरिसन के अंदर हुई थी। मोल्डो गैरिसन जो चाइना की जगह है वो यहाँ पे है, और इधर है कैलाश रेंजेस। ये चीन में है मोल्डो गैरिसन, ये इंडिया में है। इंडिया ने अपने एरिया में चढ़ के अपने फौजी अपने एरिया में बैठा लिए और यहां से मोल्डो गैरिसन को सामने देखता। जब इंडिया ने कैलाश रेंजेस खुद के एरिया में थे उसके ऊपर जब भारतीय सैनिक चढ़ गए, उस दिन चीन को यह पता लग गया कि साहब ये जो फॉरवर्ड पोस्चर है हमारा, ये महंगा पड़ा है, अब हमें पीछे हटना पड़ेगा। पीछे क्यों हटना पड़ेगा? क्योंकि मैन फॉर मैन, यानी कि अगर एक चीनी सोल्जर था तो यहाँ पे हमने एक इंडियन सोल्जर खड़ा कर दिया। टैंक फॉर टैंक, यानी कि यहाँ पे अगर चीन का एक टैंक था तो हमने यहाँ पे एक अपना इंडियन आर्मी का एक टैंक खड़ा कर दिया। एक फाइटर जेट अगर चाइना का था तो इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर जेट था। अगर यहाँ पे उनकी एक आर्टिलरी गन थी, हमारी एक आर्टिलरी गन थी। जितनी फौजें चीन ने इकट्ठा करी उतनी ही फौजें हमने भी मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया सामने। मिरर जैसे शीशे में होता है ना, आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है, तो चाइना को भी दिखने लगा कि अगर हमने यहाँ पे 60,000 खड़े करें, इंडियन ने 60,000 करें, हमने 1 लाख खड़े करें, इंडियन ने 1 लाख खड़े कर दिए। अब क्या करता चाइना? मरता क्या ना करता, चाइना फंस गया। धीरे धीरे सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ और नवंबर में टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया और चाइना के हाल हो गए बुरे। चाइना के दोस्तों इतने हाल बुरे हुए कि हर रोज़ हमें खबरें मिलती थीं कि स्ट्रेचर उठ के जा रहे, क्योंकि चाइनीज़ आर्मी, आपको समझने की ज़रूरत है, चाइनीज़ आर्मी लार्जली कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है। 40 to 50% ऑफ द चाइनीज़ आर्मी आर कॉन्स्क्रिप्ट्स, यानी कि इन लोगों को 3-4 साल के लिए चीन में चीनी फौज इनको लाती है। 3-4 साल के लिए इनका कुछ समय ट्रेनिंग में बीत जाता है और फिर उनको डालते हैं वहाँ पे कि आप जाओ यहाँ पे और आप थोड़ी देर के लिए डिप्लॉयमेंट रहो। उसके बाद उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं और उनको बिना पेंशन के बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं जो 3-4 साल के लिए आते हैं, बिना पेंशन के, ये नहीं चाहते कि उस छोटे से पीरियड में इनकी जान खतरे में पड़े। और चाइना में एक और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना की, कि हर एक घर में काफ़ी साल तक, अब तो बंद हो गई है, काफ़ी साल तक ये था कि साहब एक घर में एक ही बच्चा होगा। अब जिस घर में एक ही बच्चा है उस बच्चे को तो राजकुमार की तरह रखते थे वो लोग। और ख़ास तौर से अगर लड़का हो गया तो चाइनीज़ में बड़ा शौक है, हमारे यहाँ भी होता है, चाइनीज़ में भी वही है कि भाई लड़का हुआ है बहुत बड़ी बात है, तो उनको बचा के रखते थे। अब क्या हुआ कि इनका जो टर्नओवर था, यानी कि उनको हटाया जाता है ना वहाँ से, जिनका ख़त्म हो गया, 3 या 4 साल का पीरियड ख़त्म हो गया तो उसको हटा दिया जाता है। इनका आ रहा था सितंबर में या अगस्त में हटना, 2020 की बात कर रहा हूँ। ये सब सूरत हाल देखते हुए चाइना ने बोल दिया कि तुम नहीं हटोगे यहाँ से, तुम्हें अभी रहना है, तुम्हें वापस नहीं जाना अभी। तो उनको डिप्रेशन हो गया। फिर ये हाल ही में चाइनीज़ न्यू ईयर था, तब उनको छुट्टी नहीं मिली। तो जो लोग कुछ समय के लिए फ़ौज में आए थे, जो करियर सोल्जर्स नहीं थे, उनको आदत नहीं थी। दूसरी बात
दोस्तों इतने हाई एल्टीट्यूड पे 16,000 फुट पे, 15,000, 14,000 फुट पे, इनको आदत नहीं। चाइनीज़ आर्मी की डिप्लॉयमेंट कहाँ पे, पहले आप ये समझ लीजिए। चाइनीज़ आर्मी की डिप्लॉयमेंट वहाँ पे नहीं है जहाँ पे हमारी है। चाइनीज़ आर्मी की डिप्लॉयमेंट बहुत पीछे जाके तिब्बत प्लेटू जो है, एक सपाट ज़मीन है, उसके ऊपर चाइनीज़ आर्मी की डिप्लॉयमेंट है। इनके अच्छे अच्छे कमरे बने हुए हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, ये लोग वहाँ पे रहते हैं। और बाहर कौन आता है? बाहर आते हैं इनकी बॉर्डर पेट्रोल्स, जो उनकी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, जैसे हमारी आईटीबीपी है या बीएसएफ है, उस प्रकार की इनकी फोर्सेस है। चाइनीज़ फौज रहती है पीछे। अब हुआ ये कि जब इंडियन आर्मी ऊपर थी, चाइनीज़ यहाँ पे थे, आमने सामने टकराव हो रहा था और टेम्परेचर गिरना धीरे 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 कम होने लगा। कम होने लगा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर गिरता चला गया, गिरता चला गया। -10, -15, 20, 25, 30, 35, 40, ये सब माइनस में चल रहा है। और वहाँ पे हर रोज़ चाइनीज़ हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और अपने बीमार फौजियों को पीछे ले जा रहे हैं। चाइनीज़ की हालत ख़राब। अब आप बोलेंगे साहब हिंदुस्तानियों की हालत क्यों नहीं ख़राब हुई, चाइनीज़ की क्यों ख़राब हुई? जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन आर्मी तो पिछले 30 साल से सियाचिन ग्लेशियर में है। गलवान की हाइट क्या है? 16,000। नीचे जो एरियाज़ हैं उनकी हाइट क्या है? 14,000। इंडियन आर्मी तो 21,000 फुट पे थी दोस्तों, 21,000 फुट पे। 1984 से है वहाँ पे इंडियन आर्मी। हम लोग तो ये जो एरिया है ईस्ट लद्दाख का, हम लोग यहाँ पे 1962 से पहले हैं। 1962 में जो मेरी ही रेजिमेंट ने लड़ाई लड़ी थी रिजांगला की, वो ईस्ट लद्दाख में तो लड़ी थी। तो ईस्ट लद्दाख में हम लोग पहले लड़ चुके हैं, हम लोग वहाँ पे हैं। चाइनीज़ आर्मी वहाँ पे नहीं है। तो उस हाइट में जहाँ पे ऑक्सीजन 25 से लेकर 30% कम होती है, उस हाइट में जहाँ पे अगर आप 5 कदम लें तो आपकी सांस फूल जाती है, आपको भूख नहीं लगती, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, चिल ब्लेन हो जाता है, पल्मोनरी ओडिमा हो जाता है, यानी फेफड़ों पे आपके पानी भर जाता है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे कि इंसान वहाँ पे लड़ना तो बहुत दूर है, जीना यहाँ पे दूभर है। वहाँ पे चीनी फौज अचानक आ गई अच्छे अच्छे घरों को छोड़ के। चीन को समझ में नहीं आया क्या करें। लेकिन आपने एक बात और नोट करी होगी दोस्तों, गलवान की जो लड़ाई हुई थी 15 जून 2020 के बाद, चाइना ने एस्केलेट नहीं करा मामला, क्योंकि चाइना को पता लग गया था कि ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाइना तो खुले में आया था ना, मैंने आपको बताया, चाइना आया था टेंट लगा के खुले में, हम आएंगे, चीनी आर्मी आएगी, सुपर पावर है, आंखें दिखाएंगे, थोड़े अपने डोले शोले दिखाएंगे, इंडियन आर्मी डर के भाग जाएगी। इंडियन आर्मी ने ठोक दिया इनको। अब चाइनीज़ के लिए भारी पड़ने लगा। अब चाइना देख रही है तब से कि कुछ यार फेस सेविंग हो जाए। फेस सेविंग यानी कि दोस्तों अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं, किसी प्रकार से कुछ हमें ऐसा मिल जाए कि हमारी जो बची खुची इज्जत है ना वो बच जाए, और दुनिया के सामने चीन का जो एक सुपर पावर होने का, एक महाशक्ति होने का जो भ्रम था वो बरकरार रहे और उस पर दरार ना पड़े और लोग बेइज्जती ना करें चीन की। तो किसी तरीके से फेस सेविंग डिवाइस मेथडोलॉजी चीन को मिल जाए। तो चीन को मिली, धीरे धीरे चीन वहाँ से अब खिसक गया पीछे। क्या चीन दोबारा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या चीन दूसरे जगहों से डिसंगेज होगा? अरुणाचल में फॉरवर्ड पोस्चर है साहब, सिक्किम में फॉरवर्ड पोस्चर है, उत्तराखंड में, हिमाचल में, हर जगह चीन ने फॉरवर्ड पोस्चर ले लिया। हर जगह से चीन पीछे हटेगा, हर जगह से। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल चीन नहीं आएगा या इसी साल चीन वापस नहीं आएगा। चीन दोबारा आएगा और इस बार चीन कुछ खास बहुत कड़वे सबक सीख के गया इंडियन आर्मी से। इंतजाम के वो सबक चीन सीखेगा, उसके बारे में पढ़ाएगा अपने सोल्जर्स को, अपने जनरल्स को, और फिर चीन बेहतर तैयारी के साथ आएगा। हमें भी ज़रूरत है कि हम बेहतर तैयारी करें। लेकिन दोस्तों मेरा ना फिर मन, दिल, दिमाग किसी और भी डायरेक्शन में जाता है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। और कहीं ना कहीं गलती हमारी, और हमें मानना चाहिए। थोड़ा सा दिल बड़ा करें अपना, दिमाग अपना खोलें और बाहर की हवा अंदर आने दें, दिमाग की रोशनी आने दें, फिर हमें पता लगेगा कि गलतियाँ हमारी भी हैं। और हमारी सबसे बड़ी गलती जो है, हम लोग बहुत डिफेंसिव हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो अच्छे लोग हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें ख़त्म कर देंगी एक दिन। देखिए दोस्तों, मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूँ। ये इंडियन आर्मी के भी ऑफिसर्स से, कुछ ऑफिसर हैं, सारे नहीं, कुछ ऑफिसर से बात करता हूँ तो वो लोग हर समय कहते हैं कि यू नो वी आर अ नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी। हम अफगानिस्तान में क्यों जाएं, भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं करा। ऐसी बात नहीं है कि भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं करा। डोगरा आर्मी के थे जनरल जोरावर सिंह, वो तिब्बत को खड़का कर आ गए थे, चीन तक पहुंच गए थे। वो क्या भारत में है? कंबोडिया में अंकोर वट के मंदिर हैं, कैसे पहुंच गया वहां पे अंकोर वट के मंदिर? ये चोलाज हैं, पांड्याज हैं, चेराज हैं। महाराजा रंजीत सिंह का आपने नाम सुना है, केसरी फिल्म देखिए ना आपने। केसरी फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है, द बैटल ऑफ सारागढ़ी। 4 सिख यूनिट का नाम है। ये 4 सिख पे असली घटना पे आधारित है ये केसरी फिल्म। केसरी फिल्म
उस समय दिखाया है कि किस तरीके से हमारे सिपाही, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो कि इंडियन आर्मी थी उस वक्त, वो गई थी। महाराजा रंजीत सिंह का तो साम्राज्य था अफगानिस्तान पूरा का पूरा। तो पूरे एशिया तक, आगे तक ये लोग गए थे। साउथ इंडिया में जो किंग्स थे, मैंने जिनका नाम लिया है, चेरा, पांड्याज, चोलाज, इन लोगों ने कहाँ कहाँ राज नहीं करा, कहाँ कहाँ फौजें अपनी नहीं भेजी। तो देखिए, भारत तभी अंदर से स्थिर था जब भारत बाहर अटैक कर रहा था। आप अगर बोलेंगे साहब हम तो बहुत भले हैं और हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, तो फिर लोग आपके ऊपर हमला करेंगे। ये एक यूटोपियन आइडियोलॉजी है कि एक परफेक्ट वर्ल्ड है। कुछ लोग हैं इंडिया में जिनके दिमाग थोड़े से ख़राब हैं कि ये कहते हैं कि साहब एक परफेक्ट वर्ल्ड है, यहाँ पे आप किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, कोई आपको बुरा नहीं बोलेगा, सब राम राम कह के हाथ जोड़ के। ऐसा नहीं होता है। अगर आप हाथ जोड़ेंगे कोई आपके हाथ काट देगा और आपको समझना पड़ेगा आपके पास क्या चाह रहा है। आपके पास ये चाह रहा है कि सबसे पहले आप उसके हाथ काट दीजिए। यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया में। आपको अगर चाहते हैं कि दुनिया आपकी दोस्त बने, तो जो मैं अक्सर कहता हूँ, मैं दोबारा कहूँगा, भय बिन होए न प्रीत। आपको भय पैदा करना पड़ेगा। मेरी बात हो सकता है आप सब लोगों को कड़वी लग रही हो, क्योंकि आपको ना इंग्लिश एजुकेशन की वजह से आपको ये बताया गया है कि इंडिया इज़ अ पीस लविंग कंट्री। पीस लविंग कंट्री। मुझे ये समझ में नहीं आता ये झूठ किसने सिखाया आपको। आप कभी इंडिया गेट गए हैं? गए होंगे ना आइसक्रीम खाने के लिए। दोस्तों, कभी इंडिया गेट जाइएगा। इंडिया गेट में आपको पता लगेगा जो नाम लिखे हैं इंडियन आर्मी के, जिन्होंने अपनी जान दे दी देश के। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये लड़ाइयाँ हुई कहाँ थी? फ्रांस में, यूरोप के और मुख्तलिफ कोनों में, नॉर्थ अफ्रीका में, मेसोपोटामिया में, बर्मा में, पैसिफिक आइलैंड्स में। यहाँ इंडियन आर्मी लड़ी है। नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी कब से हो गई इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी कहती है ना हम 250 साल पुराने हैं। इंडियन आर्मी 1947 के बाद तो नहीं बनी। इंडियन आर्मी गर्व से कहती है कि हम 250 साल पुराने। तो दोस्तों, यही आर्मी है जो दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं। मेरी खुद की रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, हम लोगों ने कहाँ कहाँ झंडे नहीं गाड़े, कहाँ कहाँ झंडे नहीं गाड़े, आप बताइए। कौन सा ऐसा थिएटर है ऑफ वॉर दुनिया में जहाँ पे मेरी रेजिमेंट ने लड़ाई नहीं करी और अपना लोहा नहीं मनवाया? जहाँ पे कुमाऊं नहीं गया कालिका माता की जय बोल के, वहाँ पे दुश्मन कांपा है। तो यही सच है। या तो दुश्मन से आप पीछे दुश्मन आपको पीछे हटा देगा, या आप दुश्मन को पीछे हटा देंगे। आपको सोचना है आपको क्या करना है। वेदर यू वांट टू स्केयर द एनिमी और लेट द एनिमी स्केयर यू। ये नहीं कहता कि दुश्मन आज हमें डरा रहा है, लेकिन आप कभी अगर नेशनल वॉर मेमोरियल जाइए नई दिल्ली में, 25,000 भाइयों के हमारे नाम लिखे हैं वहाँ पे, जो देश के नाम पे जिनको वीर गति प्राप्त हुई है। क्यों? ये इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? सब इनकी मृत्यु जो हुई थी, जो वीर गति को प्राप्त हुई, जो शहीद हुए थे 25,000, ये कहाँ पे हुए थे? इंडिया के अंदर हुए थे। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि अगर हमारे भाइयों को ज़्यादातर 99.9% जो इंडिया के अंदर ही, कुछ अगर बाहर UN ऑपरेशंस में या कुछ श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में, या फिर मालदीव्स के ऑपरेशन में, कहीं कुछ बाहर कुछ वीर गति को प्राप्त हुए, 99.9% तो इंडिया के अंदर हुए। तो क्या हमारी पॉलिसी ये सही रही कि हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, हम कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे? भाई, आपको दुनिया में इंटरेस्ट हो ना हो, दुनिया को आप में इंटरेस्ट है। पहले एक बात क्लियरली समझ लीजिए, दुनिया को आप में इंटरेस्ट है दोस्तों। सही बोल रहे हैं। आपको लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दुनिया को लड़ाई में इंटरेस्ट है। आप घर में चुपचाप बैठे रहिए। आप घर में चुपचाप बैठे रहिए, वो आपके घर का दरवाज़ा खड़खड़ा देगा, आपके घर के दरवाजे पर लात मारेगा और अंदर घुस जाएगा और लूट लेगा आपका घर। तो आपको क्या करना चाहिए? आप उसका दरवाज़ा खड़खड़ाइए, आप उसके दरवाजे पर लात मारिए, उसका घर लूट लीजिए, इसके पहले कि वो आपके घर में घुसे, आप उसके घर में घुस लीजिए। इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। कड़वा बोल रहा हूँ ना मैं। हो सकता है आपको लगे मेजर गौरव आर्या कड़वा बोल रहा है, लेकिन मैं सच भी बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ज़रूर बात बताइएगा। दोस्तों, सच्चाई का ना आपको सामना करना पड़ेगा, मुझे भी और हर एक हिंदुस्तानी को। अगर हम लोग अंदर ही अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी परेशानियाँ संभालते रहे, तो हम कभी बाहर जाके हम झंडे नहीं गाड़ पाएंगे। जो सुपर पावर वाली बात करते हैं, हम अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका कितने 20 साल से है, 20 साल से अमेरिका अफगानिस्तान में ऑपरेशंस कर रहा है। कितने अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई 20 साल में? 2000, 2500, 3000, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं, आप चेक कर लीजिए, यकीनन इससे ज़्यादा नहीं, 20 साल में। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने ये बात हमारे पार्लियामेंट के पटल पे कही है कि कश्मीर के अंदर, सिर्फ कश्मीर के अंदर 42,000 भारतीय, जिसमें शामिल BSF, CRPF, इंडियन आर्मी, JNK पुलिस, सिविलियंस, सब कुछ मिला के 42,000 लोग मारे। और अफगानिस्तान अमेरिका से कितनी दूर है?
8,000, 9,000, 10,000 किलोमीटर दूर। और कश्मीर कहाँ है? ये रहा आपके देश के अंदर। अमेरिका जाता है इतने हज़ारों किलोमीटर दूर लड़ने के लिए, और उसकी कैजुअलिटीज़ बिल्कुल ना के बराबर है। और आपकी कैजुअलिटीज़ अंदर इतना, इसका कारण क्या है ये पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका कारण यही है कि आप अगर सिर्फ अपने आप को बचाने में लगे रहेंगे तो दूसरा खिलाड़ी आपको मारता रहेगा। बॉक्सिंग समझिए, वो आपको पंच मार रहा है और आप सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं, और आप कह रहे हैं ठीक है अगर तुम अंदर घुसोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, आज फिर बात कहूँगा दोस्तों, जब पुलवामा का अटैक हुआ था, सुसाइड अटैक हुआ था पुलवामा में, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी पुलवामा में, उसके बाद आपने बालाकोट करा था। मैं आपसे आज ये कह रहा हूँ कि अगर आप शुरू में ही बालाकोट कर देते तो पुलवामा होता नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया चलती कैसे है, और दुनिया डिफेंसिव नहीं चलती है, आपको ऑफेंसिव बनना पड़ेगा। आज की तारीख में तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की आपके अंदर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की आपको परेशान कर रहा है। तुर्की रेडिकल इस्लामिस्ट को पैसे खिला रहा है, बोल रहा है हिंदुस्तान को खड़काओ ज़रा, कुछ करो यहाँ पे दिक्कत। पाकिस्तान कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे। क्या हमें नहीं पता कि कुर्द कौन है? हमें नहीं पता कि कुर्दों का मसला क्या है, उनका मामला क्या है? हमारे पास पैसे नहीं है क्या? 10 गुनी ज़्यादा पैसे हैं तुर्की से, 10 गुनी ज़्यादा। अगर हम चाहें तो तुर्की को पता नहीं लगेगा कि पंच कहाँ से आया, कहाँ लगा और तुर्की कहाँ पे नॉकआउट हो गया। लेकिन करने वाली बात है दोस्तों। देखिए आज जो मैंने टॉक करी ना, उसका एक सीधा सा निचोड़ है, छोटा सा निचोड़ है दोस्तों। और निचोड़ ये है कि अगर आपको अपने घर में सुरक्षित रहना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुरक्षित रहे, तो दूसरे का घर असुरक्षित करना पड़ेगा, वरना आपका घर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। पुराने टाइम पे जो हमारे राजा महाराजा थे, उनको ये पता था कि ऐसा होना है, इसलिए वो 24 घंटे 365 दिन किसी न किसी से लड़ाई करते रहते थे। कभी इस राज्य में आक्रमण करा, कभी इस राज्य में आक्रमण करा। और जो अशोका द ग्रेट जिसको कहते हैं ना, अशोक महान, जिसकी बड़ी लोग पूजा करते हैं, वो भी जब शांति प्रिय बना ना, तो कलिंग में 2 लाख लोगों का सर काट के शांति प्रिय बना अशोक। इसलिए लोग अशोक को आज याद करते हैं कि शांति की मूरत कहते हैं अशोक को। लेकिन महाराजा अशोक ने बहुत मारकाट करी, बहुत खून बहाया, और इतना बड़ा अपने साम्राज्य को कर दिया कि फिर उनके दुश्मनों को भी शांतिप्रिय रहने के अलावा और कोई चारा था ही नहीं उनके पास। यही तरीका अमेरिका जानता है। आपने कभी सुना है कि अमेरिका के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई? अमेरिका के अंदर कभी गड़बड़ नहीं होती। तो छोटा मोटा प्रॉब्लम चलती है, हर मुल्क में चलती है, लेकिन अमेरिका के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में प्रॉब्लम करता रहता है साहब। रशिया पूरी दुनिया को छेड़ता रहता है, पाकिस्तान पूरी दुनिया को छेड़ता रहता है। पाकिस्तान का तो बास्केट केस है, मामला ही खराब है पाकिस्तान का। इट्स नॉट एग्जाम्पल टू गिव। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ हों, आप सिक्योर हों, आपको चीन के अंदर प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। और मैंने बताया था रोड मैप पहले डिफेंसिव ऑफेंस में। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बढ़िया हो आपके मुल्क के साथ, आपको पाकिस्तान के अंदर लगातार प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। जब तक पाकिस्तान फिसलन में रहा, जिसको कहते हैं ना एक पैर कब्र में और एक केले के छिलके में, तब तक पाकिस्तान तमीज़ से रहेगा। जब तक चीन डरा कांपा रहा, जब तक चीन को पता है कि हमारे घर के अंदर कुछ हो सकता है, तब तक चीन तमीज़ से रहेगा। जिस दिन आपने बोला कि नहीं साहब हम तो गांधीवादी लोग हैं, हाथ जोड़ के अगर आप आएंगे तभी हम एक्शन लेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। कारगिल में 527 लोग हमारे शहीद हो गए, हमारे भाई इंडियन आर्मी के 527। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पता था ये लोग नहीं पार करेंगे, ये फिर वही गांधी का गाना गाएंगे। और आपने गांधी का गाना गाया और आपका गाना इतना महंगा पड़ा कि 527 हमारे भाई शहीद हो गए। अगर आप पाकिस्तान को पहले ठोक देते तो कारगिल होता ही नहीं। आप इंतज़ार मत करिए कि लड़ाई होगी, जंग होगी, चीन जंग छेड़ेगा, पाकिस्तान जंग छेड़ेगा, तब आप इनको ठोकते रहिए। आप घास काटते रहिए, घास उगेगी उसके पहले आप इसको काटते रहिए। आप चाहते हैं कि आपके घर में अगर शांति हो, आपका परिवार शांति से रहे, तो दूसरे मुल्क का घर जलना चाहिए, वरना आपके घर में कभी शांति नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है। और अगर आपको शक है तो आप जाइए गूगल पे, आप रिसर्च करिए। इतिहास गवाह है कि जब तक आप अपने दुश्मन के घर में आग नहीं लगाएंगे, आपके घर में शांति नहीं हो सकती। यही चाणक्य नीति है, यही सत्य है। दोस्तों अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि भारतीय सेना अफगानिस्तान उसको नहीं जाना चाहिए। मैं आज पूछना चाह रहा हूँ क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि लैंड रूट नहीं है इसलिए। तो क्या हुआ अगर लैंड रूट नहीं है? तो आप लोग कजाकिस्तान में हैं ना, फरकोर में एयरफोर्स का बेस है ना आपका। फिर आप कजाकिस्तान में रह सकते हैं, तो आप अफगानिस्तान में क्यों नहीं रह सकते? ठीक है, पाकिस्तान आपको ओवर फ्लाइट रूट्स नहीं देगा, पाकिस्तान आपको लैंड रूट नहीं देगा, कोई बात नहीं।
आप ईरान से बात करिए, ईरान से अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर बनाइए और बेहतर बनाइए, पैसा इन्वेस्ट करिए ईरान में। ईरान से बोलिए कि हम वहाँ पे फ़ौजी अपने अफ़गानिस्तान में भेजना चाहते हैं, क्या दिक्कत है, भेजिए ना वहाँ पे अपनी फ़ौजें उतारिए अफ़गानिस्तान में। बड़े लोग कहते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ये झूठ बोल बोल के अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ खुद थे अफ़गानिस्तान में, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर क्या हुआ वहाँ? अंग्रेज़ तो खुद थे ना वहाँ पे, फिर क्यों स्टोरी सुनाते हैं? पाकिस्तान भी कहते हैं, ये पाकिस्तान ने भी पता नहीं किसी और ने, जैसे ये सियार टाइप का दिमाग है पाकिस्तान का, फिर जैसे गिद्ध का माइंडसेट होता है, शिकार कोई और करता है, ये जाके अपने सेल्फी खींच लेता है। अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानों ने लड़ाई लड़ी थी सोवियत रशिया के साथ, वो क्यों जीते थे? वो इसलिए जीते थे, पहले तो नहीं जीत रहे थे, पहले तो सोवियत रशिया ने बिल्कुल भूसा भर रखा था बुरी तरीके से, हाहाकार मच रही थी, सब भाग गए थे वहाँ से। सो कॉल्ड फाइटर्स, अफगान फाइटर्स, दे वर ऑल इन पाकिस्तान, सब के सब पेशावर में रेफ्यूजी कैंप्स में थे। तो अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल दी, अमेरिका ने हथियार दिए, अमेरिका ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर दिए, सारा खेल डॉलर का था। डॉलर, अच्छा पैसा अमेरिका ने दिया, ठीक है दोस्तों, लड़े अफगान, भागे सोवियत रशिया वाले। इन सब का दलाल कौन था? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू पैसे दे रहे थे, और साहब पाकिस्तान ने सेल्फी खींच लिया कि साहब हमने एम्पायर को तोड़ा है, हमने सोवियत, इतने झूठी। एनीवे, वो बात नहीं है, बात यह है कि आपका प्रेजेंस होना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस आपको बना के रखने पड़ेंगे। चेक्स और बैलेंसेस यानी कि ताइवान में आपका प्रेजेंस होना चाहिए चाइना को खड़काने के लिए, ठीक है। आपका कुर्दिस्तान में प्रेजेंस होना चाहिए तुर्की को खड़काने के लिए, आपका अफगानिस्तान में प्रेजेंस होना चाहिए पाकिस्तान को खड़काने के लिए, और आपकी एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए। गुड बॉय का जो पैट आपको पीठ पे थप्पी मिलती है ना, थपथपी, कि हाँ वेरी गुड बॉय, ये छोड़ दीजिए लालच। यू शुड बिकम अ वेरी बैड बॉय, कि लोग आपसे खौफ खाएं, और आपके पास पैसा भी हो कि जब मरहम लगाएं किसी को थप्पड़ मार के ना, तो एक छोटा सा चेक लिख के उसके ऊपर अच्छी सी मरहम डाल दें कि वो आदमी फिर से तरोताज़ा हो जाए। चीन यही करता है, यही आपको काम करना, बस चीन से तेज़ और बड़े पैमाने पे करना, ये पॉसिबल है। पाकिस्तान क्यों, अभी देखिए कुछ दिन पहले क्या खबर आई थी? खबर ये आई थी दोस्तों कि 2 पुलिस वालों को मार दिया, उनकी पीठ पे गोली मार दी पाकिस्तान के भेजे हुए लश्कर तैयबा के टेररिस्ट ने। उसमें एक लोकल कश्मीरी था और एक पाकिस्तानी था, उसने गोली मार दी पुलिस वालों को। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, सोचिए, खुद सोचिए, लोकल कश्मीरी भी था उसमें। एक दुश्मन देश आपके मुल्क में टेररिस्ट भेज रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ा हुआ है, आपके नाक में दम कर रखी है उसने, बॉर्डर पे खड़ा है, अब डिसंगेज कर रहा है चाइना, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाइना के अंदर दिक्कत डाल देते पहले से, अगर आप चाइना के अंदर पहले प्रॉब्लम डाल देते तो चाइना अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता, आपके बॉर्डर पे आके वो आंखें नहीं दिखाता। हाँ, अगर आप पाकिस्तान के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स डाल देते, पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिज्म डाल देते, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे सिंधु देश, बलोचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल वाले, वहाँ पे पश्तून, इतने हथियार आप डाल देते पाकिस्तान के अंदर, इतने ज़्यादा हथियार बारूद डाल देते, तो क्या पाकिस्तान कश्मीर के बारे में सोच पाता? पाकिस्तान का एक ही इलाज है, हर गली मोहल्ले में वहाँ पे कश्मीर बना दो, हर गली मोहल्ले में। एक बजट हो खास अपना, अच्छा सा छोटा सा, $2-3 बिलियन पर ईयर का छोटा सा बजट हो, प्यारा सा, और पाकिस्तान की आप हवा बांध दीजिए। पाकिस्तान अपने गली मोहल्लों में लड़ाई लड़े, पाकिस्तानियों को ये पता लगना चाहिए कि उसने जो कश्मीर में करा है उसका कितना भारी दाम उसको देना पड़ रहा है। उस मुल्क का वजूद ख़त्म हो जाए, उस दिन आपके मुल्क में शांति होगी। मेजर गौरव आर्या एज अ वॉर मॉन्गर ना, मेजर गौरव आर्या को सिर्फ लड़ाई की आदत है, बोलने की कि लड़ाई कर लो, लड़ाई कर लो, लड़ाई कर लो। क्यों? जो मेरे भाई 25,000 जिनके नाम लिखे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में, उनका हिसाब कौन देगा भाई? उसमें से आपको पता है जंग में कितने मारे गए? 25,000 में से 25,000 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की गिनती है, 25,000 से ज़्यादा कुछ। उसमें जंग में सिर्फ 8 से लेकर 9,000 मारे गए, सिर्फ 8 से लेकर 9,000 वीरगति को प्राप्त हुए हैं जंग में। उसके अलावा जिसको हम शांति काल बोलते हैं, पीस टाइम, ये है शांति काल आपका, जहाँ पे हर दूसरे दिन या तो हरी वर्दी वाले को गोली लगती है या फिर खाकी वर्दी वाले को लोग, ये आपका शांति काल है। 3-4 दिन पहले 2 पुलिस वाले मारे गए, अब आपको खबर आ जाएगी। कश्मीर में
फौजी शहीद हो गए। ये शांतिकाल है आपका। और ये पता शांतिकाल क्यों है? ये सो कॉल्ड कोट अनकोट शांतिकाल दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि यू आर अ नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी, क्योंकि आप गांधीवादी हैं, क्योंकि भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं करा। तो खुश रहिए अपनी इस गलतफहमी में और दुश्मन आपको ठोकता रहेगा। वरना अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति हो तो उसके घर में क्रांति होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन उसके घर में क्रांति हो जाएगी आपके घर में शांति हो जाएगी। ये वीडियो थी मेजर गौरव आर्या जी की, जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे अबाउट चाइना एंड पाकिस्तान, जिनके मतलब कि उनको किस तरह से उलझा कर रख सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने जिक्र किया है इसमें, जैसे कि लद्दाख का इशू इन्होंने हाईलाइट किया है कि लद्दाख में बेसिकली हुआ क्या था। और क्योंकि इनकी वीडियोस पे आई नहीं थी तो इन्होंने अभी जो है इस पर डिस्कस किया है। तो लद्दाख का बेसिकली यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चाइना है वो बेसिकली दोबारा से आ सकता है और अपनी अभी जो सबक सीख के गया है तो वो एक प्रॉपर तरीके से लेसन सीख कर अपनी ट्रेनिंग के साथ हर चीज प्रॉपर करके अब नेक्स्ट टाइम जरूर आएगा, लेकिन आप लोगों को भी प्रिपेयर रहना होगा। एक तो इस चीज पे बोला है कि ठीक है, हाँ जाहिर सी बात है, अगर वो इतनी खामोशी से पीछे हट चुके हैं तो डेफिनेटली अगर आप दोबारा से आते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा सोच कर आएंगे ही, कुछ ना कुछ तो मैंने दोबारा से वो कर ही आएंगे। क्योंकि इतनी जब आगे आ गए थे वो लोग तो इतनी आसानी से वो वापस कैसे जा सकते थे? तो इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। वो डर गए सर्दी की वजह से या इंडियन आर्मी की वजह से, तो वो पता नहीं है, लेकिन रीजन ये है कि वो जले तो गए हैं वापस, लेकिन अब वो वापस आने की तैयारी के साथ ही गए होंगे सोचकर। तो मेजर साहब का भी यही था कि कह रहे हैं कि आप लोगों को प्रिपेयर होकर रहना होगा, बिकॉज कि वो लोग गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चले गए हैं। आप लोग रिलैक्स होकर मत बैठे, वो आ सकते हैं दोबारा से, तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा इन्होंने बात की है कश्मीर की। कश्मीर में भी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था तो उस पर इन्होंने बात की थी कि जो मतलब कि आई डोंट नो कौन था, तालिबान था या जो भी इनका नाम लिया है, तो लश्कर कुछ करके, तो उनको जो है बेसिकली उन्होंने लोकल कश्मीरी के साथ मिलकर वहां पर कुछ लोगों को खत्म कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। पता नहीं अभी 370 हटा ही है तो इस तरह की चीजें सुनने को मिल गई हैं। जबकि अभी तो मैंने सुना था कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा था, लोग बहुत ज्यादा खुश भी थे। अचानक से ये दोबारा से माहौल खराब करने वाला सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। तो अभी सॉल्व मतलब कि इस पर भी अब जाहिर सी बात है इंडियन आर्मी जो है अब वो चुप करके तो बैठेगी नहीं। तो अब देखें वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि इतना इजी नहीं होगा ये इस चीज को चुप करके बैठे रहेंगे। ये लोग कुछ ना कुछ इस पे इश्यू पर बात करेंगे और डेफिनेटली बात करने वाले हैं या फिर कोई एक्शन लेंगे। और अभी देख रहे हैं कि क्या एक्शन लिया जाए। एक तो ये चीज हो गई और दूसरी बात ये है कि चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के थ्रू या दूसरी कंट्रीज के थ्रू करवा रहा होता है, तो पैसे देकर और ये वो। तो चाइना के साथ और पाकिस्तान के बीच में ना कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम लोग जो है सुकून की सांस ले सकते हैं। तो जब तक ये लोग सुकून में रहेंगे तो ये हमारे बाहर की जो चीजें हैं उनको नोट करेंगे। और ये बात वैसे रियलिटी है कि अगर घर के मामलात क्लियर होते हैं तो फिर लोग बाहर के मामलात को देख रहे होते हैं। तो सेम वैसे ही झांकी हो रही होती है। तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि हमें घर में बैठकर खामोशी से अपने माहौल को हम इस तरह के दूसरे घर को खराब कर दें कि दूसरे घर वाला जो है वो हमारे घर की तरफ देखे भी नहीं। ठीक है, वो अपने ही सॉर्ट आउट करता रहे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश में लगा रहे, उलझा रहे मतलब। तो ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो जो कि मतलब कि पॉइंट तो है उनकी बात में और वो एक लेसन भी दे रहे थे। और इस बार मुझे लग रहा है कि ये जो मैसेज था बेसिकली वो इंडियंस के लिए था, नॉट फॉर पाकिस्तानीज, जिस तरह से मैसेज आ रहा था। और ईरान की बात कर रहे थे तो मुझे यहाँ पर ईरान की बात समझनी है कि ईरान में ये अपनी फौज को क्यों लाकर खड़ा करना चाहते हैं। ईरान का तो इंडिया में इतना कोई ताल्लुक बनता नहीं है, मतलब ईरान और इंडिया के बीच में तो पाकिस्तान आता है। तो ईरान में फौज का क्या कंसर्न बनता है, तो ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इससे आइडिया होगा मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी,
काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है हर चीज़ के बारे में। और एट द लास्ट मैं यही कहूँगी कि जितने भी लोग इससे पहले जो है 1947 से 48 से जितने भी लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है और उनकी कुर्बानी को तो वाकई में ही याद रखना चाहिए और उनको भूलना नहीं चाहिए। और जो है उनकी कुर्बानी को याद रखते हुए हर चीज़ को हमें करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, वो लोग गए हैं, उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग या हम लोग या फिर कोई भी पीस ना रखे, नफरतें पैदा करें। नफरत पैदा नहीं करनी। देखें, अगर नफरत हम पैदा करते हैं तो जाहिर सी बात है जब नफरतें होंगी तो हर जगह माहौल ख़राब होगा, रिलेशंस ख़राब होंगे, हर चीज़ ख़राब होगी। तो हमें नफरत नहीं रखनी है, प्यार से रहना है। लेकिन मेजर साहब के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, लेकिन मेजर साहब की तरफ से जो उन्होंने अपना एक मैसेज दिया है कि आपको ना अपने अंदर के इंसान को जगा के रखना है। आपने सुकून से नहीं बैठना कि सब कुछ ओके है। कोई जब तक आप बेचारे बन के बैठोगे ना, आप मासूम बन के बैठोगे या आप इनोसेंट बन के बैठोगे, तो आपको कोई ना कोई काट के खा जाएगा या फेंक देगा। तो मेक श्योर करना है कि आपने इनोसेंट नहीं बनना है। तो इनका ये कहना था। तो ये बात ठीक है, आप इनोसेंट ना बने। आप अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है आप उसको डबल नुकसान पहुंचाए, उससे पहले ही आप उसको नुकसान पहुंचा दें। लेकिन अगर नफरत बिल्कुल भी पैदा मत कीजिएगा, जिससे ये होगा कि हमारी जिंदगी जो है वो अजाब बन जाएगी हमारी, मतलब हम सबकी। तो इस दुनिया के लोगों को आपस में प्यार से रहना है। मेरी तरफ से तो यही चीज़ है आपके लिए। और बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, तो आई होप कि आपको भी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर न्यू है मेरे चैनल पर। और प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि आपने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है कि नहीं, ऑल नोटिफिकेशन पर। अगर नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन होते हैं तो आपको मिलते रहें और मेरी सारी वीडियोस जो है हम आप देखते रहें। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें, अपने व्हाट्सएप वगैरह पर भी शेयर करते रहा करें, ताकि ये वीडियोस जो हैं वो आप जब शेयर करेंगे तो और लोग भी देख सकेंगे और हमारी तरह और लोग भी एक्नॉलेज होते रहेंगे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। बाय बाय।